सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और बात कर रहे हैं कक्षा 8 और विषय सामाजिक विज्ञान की बात करें। सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा पाठ है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो सबसे पहले सामाजिक पढ़ रहे हो तो सामाजिक विज्ञान में आपको पता है आज कौन सा दिन है, 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हमारी आज़ादी को कितने साल हो गए? 73 साल हो चुके हैं। अब हम कौन सा आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? 74वीं स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। तो शुरू करें, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो हमने कुछ पढ़ लिया था ना, ये कंपनी दीवान कैसे बन गई, कंपनी की आमदनी, ये सारा हमने पढ़ लिया। खेती में सुधार की ज़रूरत, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। और आपने पढ़ लिया होगा, एक नई व्यवस्था भी हमने पढ़ ली थी, मुनरो व्यवस्था भी पढ़ ली। सब कुछ ठीक नहीं था, ये भी पढ़ ली। यूरोप के लिए फसलें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ने भारत में नील की मांग क्यों थी, भारतीय नील की मांग क्यों थी। देखो, तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में नील है ना, नील देखिए ना कपड़ों में लगाई जाती है वो। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, बहुत ही कम, क्योंकि भारत में ही प्रयोग कर लेते थे। उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तर इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़ों को रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। नील लगाते हैं ना, उसके बाद में कपड़ा कैसे हो जाता है आपको पता है, नीले रंग का हो जाता है। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। अब नील की खेती को बढ़ावा, क्योंकि अंग्रेज़ क्या चाहते थे, भारत से नील की खेती करके ले जाना चाहते थे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। अब ये बागान क्या होता है, तो देखो, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। औद्योगिकरण यानी मशीनों का प्रयोग होने लगा। जहाँ श्रमिक काम करते थे ना, अब उनकी जगह मशीनें काम करने लगी। और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। वह कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद कर दी गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब देखिए यहाँ ये क्या देखते हो, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1751 में। अब देखिए यहाँ पे 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। कहाँ 30% ही होता था, अब कितना हो गया, 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अवसर और
व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। यानी इतना भारत से नील का उत्पादन होने लगा और कहाँ जाता था, सारा यूरोप में अंग्रेज़ों के पास जाता था। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? देखो, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। खुद की खेती होती थी। निज खेती की समस्या देखो क्या थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हुआ। जो किसान है उनकी ज़मीन लेकर वो नील की खेती करते थे, क्योंकि नील की खेती के लिए बहुत सारा क्षेत्र चाहिए था और उन बागान मालिकों के पास था नहीं। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब है अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों को हल बैल की भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब देखो बीघा क्या होता है। नाम सुना ना अपने, इतना बीघा ज़मीन है, 5 बीघा, 10 बीघा, 25 बीघा। बीघा ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। अब देखो वो तो नीच खेती थी। अब रेतों की ज़मीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियों को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेतों ने अपने कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल जाता था और वह चक्कर दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था इतनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती है वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस तरह किसानों को दे के देख सकते हो, नील के पौधों को होद तक औरतें ढोकर लाती है। ये ले जाती एक जगह इकट्ठी करती है और यहाँ बिक्री के लिए तैयार होगी नील। और ये संग्रह पात्र करता हुआ ये चित्र देख सकते हो नील का उत्पादन कैसे होता है। ये नील का उत्पादन की प्रक्रिया ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह ये चीज़ें बनाई हुई है। इससे क्या है, कारखाना बनाया गया है और वहाँ इसका उत्पादन किया गया है। तो ये नील के बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता लग गया कि नील की खेती करने से हमारी अनाज नहीं उग रहे और हमारी भूमि है वो अनुपजाऊ हो रही है। तो कल उसमें हम पढ़ेंगे कि नील विद्रोह और उसके बाद